बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आईसीएमए का पेपर है 2005 समर। इसमें हम एग्जिस्टिंग क्वेश्चन को जो जहां तक हमने कंप्लीट किया है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2B। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है और यहाँ से अब हमने वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, insurance was prepaid to the extent of 10,000। अब इंश्योरेंस was prepaid to the extent of 10,000। सबसे पहले हमें देखना है कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस क्या रिकॉर्ड हुआ था इनिशियली। अब यहाँ पे ये इंश्योरेंस है, ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस इनिशियली जो रिकॉर्ड हुआ था वो प्रीपेड हुआ था, आई मीन वो एज एन एसेट हुआ था। तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीपेड इनिशियली एज एन एसेट रिकॉर्ड हुआ था, तो आप इसे भी बता दें इसमें डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा, डॉट इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट डेबिट होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि डेबिट है, इसको रिवर्स कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट क्रेडिट हो जाएगा एंड इंश्योरेंस स्पेंड डेबिट होगा। अब प्रीपेड का मतलब होता है अनयूज और हम एडजस्टिंग अमाउंट लिखेंगे यूज का, ठीक है। तो प्रीपेड मतलब होता है अनयूज, जब हम अमाउंट लिखेंगे यूज का। तो प्रीपेड आपके पास ऊपर 30,000 दिए हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और यहाँ पे जब हम आ जाए इंश्योरेंस वाज प्रीपेड, अब इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 10,000 पे, मतलब पहले आपके पास जो प्रीपेड 30,000 था, अब आपके पास प्रीपेड 10,000 है, ठीक है। इंश्योरेंस वाज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, ठीक है। तो अब यूज कितना हो गया, आपके पास प्रीपेड 30,000 था, मैंने आपके मोबाइल में सपोज हम प्रीपेड को जब मोबाइल कार्ड समझते हैं, हमारे पास प्रीपेड कार्ड में 30,000 थे, अब प्रीपेड 10,000 है, तो यूज कितना हो गया, 10,000 10,000। नहीं 30,000 था, प्रीपेड 30,000 था, 20 हाँ 20,000 यूज होगा। 20,000। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी इंश्योरेंस स्पेंड 20,000 डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जब हम कहते हैं ना इनिशियली रिकॉर्डेड को हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से देखना होता है। ट्रायल बैलेंस में ये इनिशियली एसेट रिकॉर्ड हुआ था, तो हमने इसकी एंट्री कर दी कि ये प्रीपेड डेबिट है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, इंश्योरेंस स्पेंड डेबिट कर दिया और अमाउंट हमने लिखा यूज का। अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड, वैसे बैड डेट्स को मैंने अलग से भी करवाने, छोटा सा क्वेश्चन आ गया, इसको देख लेते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस जो भी है उसका 5% होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू नजर आ रही, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल आपको दिया हुआ है 4.5 लाख रुपए, ठीक है। ये इसका एंडिंग बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल का। अब इस 4.5 लाख रुपए की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए हाईलाइट है, ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 4.5 लाख रुपए। इसको जो है आपने इसका कितना परसेंट आपने कैलकुलेट करना है, 5%। तो इसको बताइए 5% कितना आएगा। 2,25,100। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स की आपके पास एंट्री होगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट सिंपल क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट। अभी लास्ट टाइम नंबर 3 एंट्री जो मैंने आपको डिप्रिसिएशन में डिस्कस किया था कि डिप्रिसिएशन में आपको मोस्टली दिया होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है तो इसमें आपको थोड़ी सी कंप्यूटेशन करनी होगी डिप्रिसिएशन की एंट्री।
ये 20% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, तो हमें ये जो depreciation of expense is calculated at the rate of 20% using the declining balance method। हमें इसमें देखना होगा फिक्स एसेट आपके पास क्या है। फिक्स एसेट आपके पास बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का ऑलरेडी जो डिप्रिसिएशन है वो भी दिया हुआ है। जी। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से। बिल्डिंग में दी हुई है लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो ऑलरेडी बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है। अब बस ये आ जाएगी बुक वैल्यू। आपने बिल्डिंग की वैल्यू लेनी है। बिल्डिंग आपको दी हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 1.15 मिलियन, और 1.15 मिलियन में से आपके पास 1,50,000 इसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है पहले से। तो बिल्डिंग आपने इस 1.15 मिलियन में से तो जो ऑलरेडी डिप्रिसिएशन रिड्यूस हो चुका है उसको माइनस करना है। तो आपके पास बिल्डिंग की वर्थ आ गई 1 मिलियन। अब आपने इसका 20% निकालना है। 20% 1 मिलियन मल्टीप्लाई 20, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 लाख। इसकी कैलकुलेशन समझ में आई? नहीं आई तो मुझे बता दें। आपके पास बिल्डिंग की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई थी 11,50,000, और बिल्डिंग का ऑलरेडी डिप्रिसिएशन जो रिड्यूस हो चुका था अब तक वो 1.5 लाख था। तो आपने जब बिल्डिंग में से उसका डिप्रिसिएशन माइनस किया, आपके पास बुक वैल्यू आ गई 1 मिलियन 10 लाख। फिर 1 मिलियन का आपने 20% डिप्रिसिएशन निकाला जो आ गए 2 लाख। अब हम इसकी एंट्री करनी है। बताइए 2 लाख की एंट्री क्या होगी? क्या सर क्या बात करनी है आपसे। सॉरी सो वो ना मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए लीव करने लगी हूँ, आप रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे? मैं सिर्फ ना 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लूंगी। ओके बेटा, आप ओके। ओके नो इशू। आपको समझ आया डिप्रिसिएशन? बेटा जी सर। डिप्रिसिएशन समझ आया आपको? इसकी एंट्री कहाँ से आई? सर दोबारा बोलिएगा, समझ नहीं आ रही। सॉरी सर दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज मैंने कहा नहीं आ रही। डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपको समझ में आई कि डिप्रिसिएशन कैसे आपने कैलकुलेट किया? जी सर। हाँ, डेप्रिसिएशन आपको क्योंकि डिक्लाइनिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो आपने डिप्रिसिएशन में उसकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में से उसके डिप्रिसिएशन को माइनस किया। आपके पास बुक वैल्यू आ गई। उस बुक वैल्यू का आपने 20% मालूम किया, तो आपके पास ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। जी इसकी सर। भी क्या होगी? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अब नंबर क्रेडिट। 4 है कमीशन इनकम। Commission income is unearned to the extent of, ये अनर्न तो 27,000 आपको दिया हुआ है। अब आपने इसको इनिशियली देखना होगा कमीशन कहाँ दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है कमीशन इनकम। ये जी। कमीशन इनकम आपको इनिशियली क्रेडिट में लिखी हुई है, तो इनिशियली कमीशन इनकम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बता दें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ये इनकम क्रेडिट है। अन अनअर्न इनकम कमीशन डेबिट होगा और इनकम नहीं क्रेडिट। नहीं, जो चीज दी होती है ना उसी को पहले उलट करना है। ये कमीशन इनकम आपको क्रेडिट दी हुई है, पहले इसी को रिवर्स करना है। कमीशन इनकम क्रेडिट है तो क्या हो जाएगी? डेबिट। कमीशन इनकम डेबिट होगी। जो आपने ट्रायल बैलेंस को देखना है, जो आपको दिया हुआ है उसी को सबसे पहले आपने रिवर्स करना है। ये कमीशन इनकम आपको क्रेडिट दी हुई है, तो सबसे पहले ये कमीशन इनकम क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? अनअर्न कमीशन। अनअर्न कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो कमीशन इनकम आपको जो दी हुई है, ये जो कमीशन इनकम दी हुई, इसी कमीशन इनकम को हमने क्या कर देना है? ये क्रेडिट है, इसको हमने डेबिट कर लेना है।
और उसके बदले में अनएर्न कमीशन आपके पास कैडेड हो गई। और मैं आपको उसके रूल एक दफा दोबारा दिखा दूं। यस सर। जैसा ये देखें, ये हमने इसको डिस्कस जो किया था कि वो अगर इनिशियली अनअर्न हो, ठीक है, और या इनिशियली इनकम हो। अभी हमारे पास कौन सा वाले केस है, केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये कमीशन इनकम लिखी हुई है, ठीक है, कमीशन इनकम लिखी हुई है। तो हमारे पास ये कौन सा वाले केस है, केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है? पहले ये बता दें जी सर। कौन सा वाले, 1 है या 2 है? देखिए सर सेकंड। सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकम लिखी हुई है, ऊपर ट्रायल बैलेंस पे वर्ड लिखा हुआ है, वेयर इज इट, ये इनकम, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है इनकम। अगर ट्रायल बैलेंस में अनअर्न लिखा हुआ होता, अगर ट्रायल बैलेंस में अनअर्न लिखा हुआ होता तो आपको ये बात, ये केस नंबर 1 होता। लेकिन क्योंकि इस पर ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखी हुई, तो हमने करना क्या है, इनकम कैडेड है, इनकम डेबिट हो जाएगी और अनअर्न कैडेड होगा, और जो अमाउंट लिखना है वो हमने अनअर्न का लिखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में दोबारा आइए, देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन इनकम, ये कैडेड है, इसको हमने डेबिट कर दिया, कमीशन अनअर्न कमीशन को क्रेडिट कर दिया। अब हमने अमाउंट किसका लिखना है, क्योंकि इनकम दी हुई है तो हमने अमाउंट लिखना होता है अनअर्न का, और अगर अनअर्न दिया हुआ हो फिर हमने अमाउंट लिखना है अर्न का। तो इस वक्त क्वेश्चन में इनकम लिखा हुआ है, हमें अमाउंट लिखना है अनअर्न का। तो अब हमारा अमाउंट क्या होगा वो हमने देखना है, कमीशन इनकम इज अनअर्न्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, कमीशन इनकम इज अनअर्न्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, अनअर्न्ड का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, अनअर्न्ड का अमाउंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में इनकम लिखा हुआ था, हमें अमाउंट किसका लिखना होता है, इनकम लिखा हुआ तो हमें अमाउंट किसका लिखना होता है, अनअर्न्ड का, ठीक है। अब यस। आप ये बताइए इस क्वेश्चन में अमाउंट कितना आएगा, ये जो कमीशन इनकम 3,60,000 दी हुई ये आएगा, या इन दोनों को माइनस करेंगे वो आएगा, ये डायरेक्टली 27,000 आएगा? 27,000 आएगा जी। वंडरफुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जब इनकम दी हो तो आपने अमाउंट अनअर्न का लिखना होता है, एंड आपको अनअर्न ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपके पास ये होगा कमीशन इनकम क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगी, एंड अनअर्न कमीशन क्रेडिट होगी, एंड अमाउंट आएगा डायरेक्ट 27,000, ठीक है। अब नंबर 5 है सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2,80,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस 2,50,000। ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यूज दी हुई होती हैं वो होती हैं जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो हमने ऑलरेडी सैलरी पे कर दी है 2.5 लाख रुपए, हमने ऑलरेडी सैलरी पे कर चुके हैं 2.5 लाख रुपए, लेकिन जो इस साल की सैलरीज हैं वो है 2,80,000 रुपए। इसका मतलब हमने 30,000 और सैलरीज पे करनी है। देखिए ये एक्रूड वाले क्वेश्चन है कि सैलरीज एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 2.5 लाख, वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चला जो सैलरीज एक्सपेंस हैं, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर वो है 2,80,000 रुपए। तो मतलब 30,000 की सैलरीज और हमने पे करनी है। तो ये एक्रूअल का केस है। आप मुझे बताइए इसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? आपको सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी पे कर चुके हैं वो 2.5 लाख है, ठीक है, और हमें जो और पे करनी है वो है 2,80,000, मतलब 30,000 पे करनी है। ये वाले केस है एक्रूअल वाला, कि जब आपको पे करनी हो, आपके पास एक्सपेंस डेबिट होता है एंड एक्सपेंस पेबल क्रेडिट होता है। तो सैलरीज के केस में बताइए डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट 30,000 से। गुड, सैलरीज एक्सपेंस 30,000 डेबिट एंड सैलरीज पेबल 30,000 क्रेडिट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख। अब रेंट एक्सपेंस ऊपर जो दिया हुआ है वो एक्सपेंस लिखा हुआ है, मीन इनिशियली रिकॉर्ड हुआ है एक्सपेंस, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस, आपने जो रेंट एक्सपेंस जो पे किया है वो है 1,50,000, ठीक है। अच्छा, और ये पूरे साल का जो रेंट एक्सपेंस है ये 2 लाख, ये भी एक्रूअल का केस हो गया
कि आपने जो रेंट एक्सपेंस पे किया है वो 1,50,000 है और जो पूरे साल का रेंट है वो 2 लाख होगा है। मतलब आपने फर्दर 50,000 पे करने हैं। ये भी एक्रूअल का केस हो गया कि रेंट एक्सपेंस आपको वैल्यू दी हुई है, आपने जो पे कर चुके हैं वो 1,50,000 रुपए है और जो पूरे साल का जो रेंट है वो आपके पास है 2 लाख। मतलब 50,000 आपने और पे करना है। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस डेबिट। गुड रेंट पेएबल क्रेडिट, गुड। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट और वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 50,000। 50,000 गुड। नंबर 7 है सप्लाईज। आप सप्लाईज कंज्यूम। मैंने आपको कहा था सप्लाईज जो होते हैं आपके पास जो करंट एसेट होते हैं। अभी हम लिखा हुआ है सप्लाईज कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपने सप्लाई कंज्यूम की 65,000 रुपए की और ऊपर जो सप्लाई आपको दी हुई है वो यहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो इसको इनिशियली हमने एज ए एक्सपेंस लिखा है। तो जब हम इनिशियली एज एन एक्सपेंस लिखते हैं तो हमारे पास एंट्री क्या होती है? ये जो एक्सपेंस डेबिट है ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ये क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस ना। लेकिन सप्लाईज के केस में हम क्या करेंगे? ये जो एक्सपेंस डेबिट है ये क्रेडिट हो जाएगा और प्रीपेड सप्लाईज की जगह हम ओनली सप्लाईज लिखेंगे। प्रीपेड सप्लाईज की जगह हम ओनली सप्लाईज लिखेंगे। ये सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट है ये क्रेडिट हो जाएगा एंड प्रीपेड सप्लाईज नहीं लिखेंगे, ओनली सप्लाईज लिख देंगे क्योंकि सप्लाईज के साथ प्रीपेड का वर्ड मोस्टली नहीं लिखा जाता। तो हम लिखेंगे सप्लाईज डेबिट एंड सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, अब ऊपर एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ऊपर एक्सपेंस लिखा हुआ है और जब एक्सपेंस लिखा हुआ हो तो हमने अमाउंट किसका लिखना होता है? यूज का लिखना होता है कि अनयूज का लिखना होता है? जब आपके पास एक्सपेंस लिखते हो तो हम अमाउंट अनयूज का लिखते हैं और एक्सपेंस को क्रेडिट करके प्रीपेड डेबिट कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ सप्लाईज वाले केस में प्रीपेड का वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सप्लाईज डेबिट, सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट और अमाउंट कितना लिखेंगे? ये कंज्यूम जो हुआ है वो है 65,000। सप्लाईज एक्सपेंस 80,000 था और 65,000 कंज्यूम हो गया तो बाकी बच कितना गया? 15,000। 15,000। अमाउंट किसका लिखेंगे? जो 15,000 बच गया या जो 65,000 यूज हो गया? 15,000 लिखेंगे, जी, हम क्योंकि वो अनयूज्ड अमाउंट। जी क्योंकि सप्लाईज में एक्सपेंस लिखा हुआ है और एक्सपेंस वाले केस में अमाउंट लिखेंगे अनयूज का, तो हम 15,000 लिखेंगे। हम लिखेंगे सप्लाईज डेबिट एंड सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 15,000। गॉट इट? ये क्वेश्चन समझ आया? यस सर। अच्छा, आप लोग को याद होगा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक फाइल भेजी थी पास पेपर की, वो तकरीबन 15-20 सालों के पास पेपर थे। वो भी मुझे फाइल मिल नहीं रही। आप में से किसी के पास है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। यस सर। वो मुझे ओके व्हाट्सएप सर, कर मैं दें। कर ठीक है, वो दूंगी मेरे व्हाट्सएप पास। मैं अभी मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं 15 मिनट करने नमाज के ब्रेक ले रहा हूँ और नमाज के बाद मुझे इंशाल्लाह जितनी देर तक कंटिन्यू हो सकते हैं ना तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मुझे काइंडली वो फाइल व्हाट्सएप कर दें जिसमें ओके पंद्रह सर। बीस सालों की है ना पास पेपर है। ठीक है, इसको मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ और नमाज के बाद इसी तरह पास पेपर की क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। आपके पास पेंसिल और कॉपी रखें ताकि जब आप बाद में पास पेपर सॉल्व करें तो आपको पता हो किसको हमने डेबिट क्रेडिट किस वजह से किया है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। इंशाल्लाह जैसे नमाज खत्म होती है आई थिंक 6:15 बजे हम इसको दोबारा रिज्यूम करेंगे। यस सर। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। बड़ा स्क्रीन विजिबल है?
यस सर। ये मेरे पास पेपर है भी, आपने मुझे जो सेंड किया था अगस्त 2016, पेज नंबर जो इसका है 73, क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2016, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब 1 बाय 1 हमने इसकी इंक्रीज देखनी है। एंट्री नंबर जो 1 है, ये दोबारा सकता है कि inventory on December 31st, 2015 was valued 10 lakh। इन्वेंट्री जो हमें दी हुई है 1 मिलियन दी हुई है, तो इन्वेंट्री की सिंपल एंट्री होती है, क्या एंट्री होगी बताइए। इन्वेंट्री 1 मिलियन, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, इन्वेंट्री की क्या एंट्री होती है, याद है? मैंने आपको इन्वेंट्री की एंट्री करवाई थी, हमने इंक्लूड किया था, इनकम की थी, उसके बाद हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की सिंपल एंट्री थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो उसकी हमने सिंपल एंट्री करनी है नंबर 1। डेबिट हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 मिलियन। इनकी समझ में आई आपको? यस सर। क्या एंट्री होगी बताइए, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। जब भी इन्वेंट्री करते हैं डेबिट क्या होगा क्रेडिट होगा। आगे बात सिंपल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे सिंपल थी। अब सेल्स सैलरीज एंड वेजेस ऑफ 2000 वर एक्रूड, ठीक है। अब वर एक्रूड, अब आपके पास ये वाले केस आ गए, मैं आपको साथ साथ में केस भी बताता रहूं कि वर एक्रूड आपको लिखा हुआ इंटरेस्ट एक्रूड या अर्न बट येट नॉट पेड या एक्रूड। तो जब आपके पास एक्रूड का वर्ड होगा मतलब आपको पेमेंट करनी है या आपके पास एक्रूड एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री सिंपल होती है एक्सपेंस डेबिट एंड एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सैलरीज एंड वेजेस ऑफ 2000 वर एक्रूड, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट। गुड, salaries and wages expense debit and salaries wages payable credit, और अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट। सिंपल 2000। ठीक, तो नंबर फर्स्ट salaries and wages expense 2000 डेबिट हो जाएगा, wages payable क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस वर टू 1625। अब आपने इसको डेफिनेटली ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखना है कि रेंट इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था या रेंट इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड हुआ था। तो रेंट को हमें ऊपर सर्च करना है, आप मेरे साथ मुझे भी बताइए कहाँ लिखा हुआ है रेंट 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 रेंट, कहाँ लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है। है? ये रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो इनिशियली ये एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो बगैर नीचे देखे हम पहले तो डिसाइड कर लेते हैं डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि प्रीपेड रेंट एक्सपेंस डेबिट होता है, रेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट।
हाँ, तो सबसे पहले तो हम अपना ये वाला पोर्शन कर लेते हैं कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। प्रीपेड व्हेन डेबिट हो जाएगा हमारे पास, एंड व्हेन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ये एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंस का मतलब होता है यूज, तो हम एडजस्टमेंट में अमाउंट किसका लिखेंगे, उलट करना है। एक्सपेंस का मतलब होता है यूज, तो हम अमाउंट किसका लिखेंगे, अनयूज्ड। का, प्रीपेड का। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, तो प्रीपेड रेंट मतलब प्रीपेड अनयूज, तो हमें अनयूज का अमाउंट दिया हुआ है 21625, तो हमने ये 21625 लिखना है, या हमें जो रेंट एक्सपेंस 60,000 रुपये दिया हुआ है वो लिखना है। 21,650। गुड, हमें लिखना है 21625। Then number 4, furniture and fixture is to be depreciated 10% per annum using straight line। ये नीचे वाला रिड्यूसिंग बैलेंस है, मैं इसको दोनों को दोबारा स्पेंड कर दूं। जब यूजिंग स्ट्रेट लाइन लिखा होगा तो आपके पास जो भी एसेट की वैल्यू होगी आपने डायरेक्ट उसका परसेंटेज यूज करना है। लेकिन जब आपको रिड्यूसिंग लिखा हुआ हो, डिक्लाइनिंग लिखा हुआ हो, डिमिनिशिंग लिखा हो, तो पहले आपने एसेट की वैल्यू में से ऑलरेडी जो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन है उसको माइनस करना है, एंड देन परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब हर साल डिप्रिसिएशन सेम होगा। तो जब आप स्ट्रेट लाइन करना है तो आपको फिक्सचर एंड फर्नीचर की जो भी वैल्यू है आपने उसका डायरेक्ट 10% निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्सचर एंड फर्नीचर डेबिट होगा, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। ठीक है, अब वैल्यू में कहाँ से लेनी है, वैल्यू में इस तरह लेनी है कि हमें फिक्सचर एंड फर्नीचर की जो भी वैल्यू उसका 10% निकालना है और माइनस नहीं करना। तो फिक्सचर एंड फर्नीचर में दिया हुआ है, कितनी वैल्यू दी हुई फिक्सचर एंड फर्नीचर की, 180,000। नहीं, फिक्सचर एंड फर्नीचर मेरे ख्याल ये लिखा हुआ है 9 लाख। 180 डिलीवरी ट्रक है, तो ये 9 लाख का हमने 10% निकाल, 9 लाख का हमने 10%, 900,000। 90,000 आ जाएगा, और ये आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ डिलीवरी ट्रक, delivery truck are to be depreciated 25% per annum using the balance, reducing balance। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने पहले उसकी वर्किंग करनी है। वर्किंग करने के लिए हमने डिलीवरी ट्रक की वैल्यू लेनी है। डिलीवरी ट्रक में तो इसको ऑलरेडी डिप्रिसिएशन माइनस करना है, उसकी बुक वैल्यू आएगी, और बुक वैल्यू का हमने 25% निकालना है। तो जब रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो हमें थोड़ी सी इसकी वर्किंग करनी है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। डिलीवरी ट्रक less allowance for depreciation book value, अब डिलीवरी ट्रक की वैल्यू हमें दी हुई है 1.8 मिलियन है, 18 लाख 1.8 मिलियन। और इसका जो डिप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है, डिलीवरी ट्रक का कितना दिया हुआ है डिप्रिसिएशन, 787,500। यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी
अब इसका हमें 25% निकालना है। 25% इसका जो डेप्रिसिएशन है, ये किस वक्त होगा? जब आपके पास लिखा हुआ हो रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग। जब आपके पास रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग लिखा हुआ हो तो आपने पहले एसेट में से उसका ऑलरेडी जो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, उसको आपने माइनस करना है। आपके पास उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू जब आ जाएगी तो बुक वैल्यू में से जो भी आपको उसका परसेंटेज होगा वो आपने उसकी जो है जो भी परसेंटेज दी होगी उसका आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 253125। तो आप इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रक हो जाएगा एंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 253125। मुझे बताइए क्या इन दोनों के ट्रीटमेंट में आपको फर्क नजर आया कि इन दोनों में क्या था? स्ट्रेट लाइन में आपने क्या करना है एंड रिड्यूसिंग बैलेंस में आपने क्या करना है, समझ में आया? यस सर। स्ट्रेट लाइन में आपने जो भी एसेट की वैल्यू दी है डायरेक्ट उसका डिप्रिसिएशन निकालना है। स्ट्रेट लाइन में आपने माइनस नहीं करना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में रिड्यूसिंग दिया हुआ है, डिक्लाइनिंग दिया हुआ है, डिमिनिशिंग दिया हुआ है, तो इस सूरत में आपने पहले एसेट की वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस करना है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के बाद आपका जो बुक वैल्यू आएगी, आपने उस बुक वैल्यू की परसेंटेज निकालनी, वो आपके पास वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर हसन विड्रू गुड्स वर्थ 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रू की है। तो याद आ रहा है जब हम बिजनेस में इन करते हैं तो आपके पास कैपिटल होता है, और जब हम बिजनेस में से आउट करते हैं तो वो क्या होता है? ड्राइंग। ड्राइंग होता है। तो हमें पास ऑलरेडी भी ड्राइंग दी हुई है। ड्राइंग इन्होंने ऑलरेडी 1,10,000 माइनस किया हुआ है। इन्होंने फर्दर सामान बिजनेस से विड्रॉ किया है, उसकी वर्थ है 20,000। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? ड्राइंग डेबिट हो जाएगा एंड परचेजेस क्रेडिट होगा। और जब इसके हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें परचेजेस में से इस वैल्यू को माइनस करना होगा। मिस्टर हसन ड्राइंग डेबिट 20,000 है एंड परचेजेस क्रेडिट मतलब गुड्स मतलब परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। और जब इनकम स्टेटमेंट स्कीम बनाएंगे तो हमने परचेजेस में से इस वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, एक दफा दोबारा देख लें। फर्स्ट आपको इन्वेंट्री दी हुई थी। इन्वेंट्री सिंपल था, इन्वेंट्री की जो भी एंट्री हो इन्वेंट्री डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। सेकेंड एंट्री में आपके पास वर्ड एक्लूड लिखा हुआ था। तो एक्लूड में आपके पास पेबल होता है, तो सैलरीज एंड वेजेस डेबिट, सैलरी वेजेस पेबल क्रेडिट। फिर आपके पास प्रीपेड रेंट लिखा हुआ था। तो क्योंकि आपने प्रीपेड लिखा हुआ था, आपने ऊपर चेक किया कि रेंट ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर एज एक्सपेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस डेबिट है, ये क्रेडिट हो गया। प्रीपेड रेंट डेबिट हो गया, क्योंकि ऊपर एक्सपेंस था तो हम अमाउंट लिखेंगे अनयूज का। देन आपके पास दो डेप्रिसिएशन दिए हुए थे, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था। स्ट्रेट लाइन वाला जो दिया हुआ था उसको आपने डायरेक्ट परसेंटेज निकालना है। जो रिड्यूसिंग दिया हुआ था, रिड्यूसिंग के लिए आपने पहले जो है एसेट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस करना है। देन उसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपने परसेंटेज निकालना है। और लास्ट में आपके पास ड्राइंग दी हुई थी। इसकी तमाम एडजस्टिंग एंट्री समझ में आई? कोई इशू है? यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करनी है पेज में लिखे हुए नो नहीं समझ नहीं आया? इशू है तो बताएं ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कर आ गया समझ। सकूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नो इशू। ओके गुड।
बस इसको आप कॉपी कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है 2013, फैब 2013, फैब 2013 में है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फैब 2013 क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब अनएक्सपायर्ड। ठीक है, तो अब हमने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिया हुआ है 1 लाख, और ऊपर जो आपके पास दिया हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो 300 जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर के साथ 3 जीरोस आपने लगाने हैं। ठीक है, तो ये 3 लाख लिखा हुआ है। तो आपके पास जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था ऊपर ट्रायल बैलेंस में अनएक्सपायर्ड दिया हुआ है ना, तो मतलब ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है ये आपके पास एज एन एक्सपेंस लिखा हुआ है कि एसेट लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस में अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ है। जो ये इनिशियली रिकॉर्डेड प्रीपेड है, एसेट है, या इनिशियली रिकॉर्डेड एक्सपेंस है? एसेट। एसेट है। तो हम डायरेक्ट अपने अगर आ जाए डायरेक्ट देखना चाहें तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऊपर ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, इसको हमने क्या कर देना है? क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज करते हैं। ठीक है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट था वो क्रेडिट हो गया है, और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब आपने देखना है कि ऊपर अनएक्सपायर्ड दिया हुआ है, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है अनयूज, तो हमने अमाउंट लिखना होता है यूज का। तो ऊपर आपको दिया हुआ है 300, 3 जीरो लगाए 3 लाख, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3 लाख है, और एडजस्टिंग में आपको दिया हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1 लाख। तो अब आप बताइए, ऊपर अनएक्सपायर्ड दिया हुआ है, प्रीपेड दिया हुआ है, तो हमने अमाउंट यूज का लिखना है, तो यूज कितना होगा? 2 लाख। गुड। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3 लाख, 3 लाख था। अब दिसंबर पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1 लाख है, मतलब 2 लाख आपके पास यूज हो गया। तो जब आपके पास ट्रायल बैलेंस में अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ हो, इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट हो, तो हम अमाउंट यूज कर लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं एक दफा अगर दोबारा दिखा भी दूं, जब आपके पास प्रीपेड हो तो हम अमाउंट यूज कर लिखते हैं, तो उसकी सिंपल एंट्री होगी यूज आपके पास 2 लाख है। एंट्री समझ में आई? इंश्योरेंस स्पेंड डेबिट एंड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। कोई इश्यू है तो मुझे बताएं। क्लियर है ये एंट्री, या इसमें कोई इश्यू है? ओके है। सर। नेक्स्ट देखें, 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक न्यू एंट्री है। डिबेंचर पता है क्या होता है? व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर का कॉन्सेप्ट है आपके पास? व्हाट इज डिबेंचर? हमें ऑडिबल? डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर ये होता है
क्या आपका लॉन्ग टर्म लोन है, वो लोन आपने जो 1 ईयर से ज्यादा हो, जो आपको 5 ईयर 10 ईयर 12 ईयर्स तक हो, तो डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। अब आपको जो डिबेंचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, डिबेंचर आपका 1 मिलियन दिया हुआ है। डिबेंचर 1 मिलियन है और उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 1 मिलियन पे आपने 8% इंटरेस्ट पे करना है। तो सबसे पहले तो आपने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि डिबेंचर में आपने इंटरेस्ट कितना पे करना है। आपको जो डिबेंचर है वो 1 मिलियन है। इंटरेस्ट आपके पास है 8%। बेटा समझ में आ रहा है आपको? डिबेंचर आपके पास कितना है, आपने जो लोन लिया है वो 1 मिलियन है, उसका जो इंटरेस्ट है वो 8% है। ये पूरे साल का है, ठीक है। अब आप देखिए आपको जो डिबेंचर दिया हुआ है वो पेबल कितना है, 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग, 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पे आप जो डिबेंचर का आपने जो इंटरेस्ट निकाला वो एनुअल है, 1 ईयर का है, जबकि आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो ओनली 6 मंथ का है। तो 6 मंथ का कितना होगा, आपको जो 1 ईयर का जो भी डिबेंचर का इंटरेस्ट है उसको आपने मल्टीप्लाई 6 करना है, साल में 12 मंथ होते हैं, डिवाइड 12 करना है, तो आपके पास 6 मंथ का आ जाएगा 40,000। आपने टोटल लोन लिया था 1 मिलियन, उस पे हर साल आपको इंटरेस्ट पे करना है 80,000, और 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो मल्टीप्लाई 6/12, 6 मंथ का हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो 40,000 इंटरेस्ट आपका एक्रूड है। और एक्रूड की एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, जब आप एक्रूड हो आउटस्टैंडिंग हो, एक्रूड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, इसको हम एक्रूड भी कह सकते हैं, इसको हम आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। तो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट एंड एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। अब आप मुझे बताइए, एक्सपेंस पेबल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए नंबर 2 की एंट्री क्या होगी। 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर आपका वो लोन होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, जो ज्यादा अरसे के लिए होता है, जो 1 साल से ज्यादा की होता है। आपने लोन लिया है टोटल डिबेंचर 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का आपने 8% इंटरेस्ट निकाला, वो आया 80,000। लेकिन ये आपका 6 मंथ का है, तो 80,000 को मल्टीप्लाई 6 किया, डिवाइड 12 किया, तो 6 मंथ का आया 40,000। तो अब आप मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गुड, डेबिट, गुड, गुड, डिबेंचर पेबल क्रेडिट। गुड, गुड। आपका जो 40,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस डिबेंचर डेबिट अमाउंट आपके पास आएगा 40,000, 6 मंथ का। समझ में आया? इसकी एंट्री दोबारा कंप्यूटेशन दोबारा देख लें। आपने 1 मिलियन उधार लिया था, पूरे साल में आपको 80,000 पे इंटरेस्ट देना है, 6 मंथ का आपने पे नहीं किया, वो एक्लूड है, तो 6 मंथ की आपने एंट्री लिख दी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिबेंचर डेबिट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस डिबेंचर पेबल क्रेडिट। कोई इशू है इसमें? नो सर। अब नेक्स्ट है प्रोविजन ऑन कलेक्टिबल इज मेंटेन 5% ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल।
अब अकाउंट रिसीवेबल का 5% आपको बैड डेट से पैसे नहीं मिलेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास ये दिया हुआ है, ये अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 1.2 मिलियन। इसका 5% आपको नहीं मिलेगा, पहले तो बता दें डेबिट क्या होगा या क्रेडिट क्या होगा। डेबिट क्या होगा आपके पास, बैड डेट्स expense debit and allowance for bad debts credit। अब आपके पास 1.2 मिलियन है, ठीक है। आपको जो अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.2 मिलियन। उसका आपको जो बैड डेट्स है वो 5% है। 5% आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप 1.2 मिलियन का 5% कैलकुलेट कर लें, 0.05। तो ये आपके पास आ जाएगा 60,000। मतलब आपने 60,000 का प्रोविजन बनाना है कि आपको 60,000 नहीं मिलेंगे। बैड डेट्स स्पेंड डेबिट एंड अलाउंस टू बैड डेट्स क्रेडिट। गॉट इट? कोई इश्यू है तो मुझे बताइए इसमें। ये जो वैल्यू हमें कुछ एडजस्टमेंट में दी हुई है उसी के साथ करना है 5% को मल्टीप्लाई। जी मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। आपको दी हुई थी वैल्यू 5% दिया हुआ था, 5% ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, 5% ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी वैल्यूज दी हुई ये सब क्लोजिंग है, ये सब दिसंबर की वैल्यूज हैं, ये सब टी अकाउंट को क्लोज करने के बाद आई हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो है 1200, उनके साथ फर्दर 3 जीरो लगा दें तो ये 1.2 मिलियन है। तो अकाउंट रिसीवेबल की क्लोजिंग वैल्यू है 1.2 मिलियन या 12 लाख, ठीक है। जो अकाउंट रिसीवेबल है उसकी क्लोजिंग वैल्यू दी हुई 1.2 मिलियन 12 लाख। उसका आपने 5% निकाला है, उसको आपने मल्टीप्लाई 5 से किया है और डिवाइड 100 से किया है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 60,000। तो अकाउंट रिसीवेबल की जो भी क्लोजिंग वैल्यू थी, ठीक है, उसका आपने जो 5% निकाला तो आपके पास 60,000 आया। तो बैड डेट्स एंड डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। आया समझ में? देखें यस सर, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट ऑफ 10,000 फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपके पास वो एक्सपेंस होते हैं जो हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस वक्त के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये जनरल एक्सपेंस नहीं होते, ये रूटीन के एक्सपेंसेस नहीं होते, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस वक्त एक्सपेंसेस होते हैं। अब इनको राइट ऑफ करना है, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये राइट ऑफ जो होते हैं इनको जो खत्म करते हैं इनको हम राइट ऑफ करते हैं रिटेन अर्निंग से। अब आपके पास एक और चीज आ गई रिटेन अर्निंग, यहाँ पे हमारे पास होगा रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग आपका वो अकाउंट होता है जब आपके पास जो भी इनकम होती है उसको आप ट्रांसफर कर देते हो रिटेन अर्निंग में, मतलब आप साइड पे इनकम रख देते हो, इनकम को रिटेन कर देते हो, इनकम को अगेन बिजनेस के अंदर वापसी करते हैं। जो प्रॉफिट आपके पास आता है वो प्रॉफिट आप लेके नहीं जाते, उसको आप प्रॉफिट को बिजनेस में ही रिटेन करते हैं, बिजनेस के अंदर रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आपको कहाँ नीड हो तो आप उस रिटेन अर्निंग को यूज करो। तो रिटेन अर्निंग आपका वो अकाउंट होता है जिसमें आपका प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता रहता है। तो इस वक्त आपके पास रिटेन अर्निंग में 3 मिलियन रुपीस रखे हुए हैं, आपका ये वो प्रॉफिट है जो जमा किया हुआ है जो साइड पे रखा हुआ है। अब रिटेन अर्निंग को अगर हम देखें तो इसके रूल्स अगर हम देखें, एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी, कैपिटल और रिटेन अर्निंग, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग ये अगर इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। मतलब रिटेन अर्निंग जो हमारे पास है वो कैपिटल की नेचर है, तो इस रिटेन अर्निंग को जब इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट होगी, और इस रिटेन अर्निंग में से जब हम पैसे निकालेंगे इसको किसी यूज में लाएंगे तो ये डेबिट होगा।
तो मेरे पास रिटेन अर्निंग रखी हुई है 3 मिलियन। अगर मैं फर्दर इसमें 1 मिलियन ऐड करता हूँ, मुझे प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट मैं दोबारा बिजनेस में ले आता हूँ, तो मुझे बताइए ये रिटेन अर्निंग डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? मेरे पास डेबिट होगी। 3 मिलियन रखा हुआ है, क्रेडिट। क्रेडिट होगी। मेरे पास 3 मिलियन रखा हुआ क्रेडिट। है और उसमें 1 मिलियन का फायदा हुआ, वो फायदा मैंने अपने पास ही रख दिया, बिजनेस में ही रख दिया, तो अब मेरे पास रिटेन अर्निंग 4 लाख होगी। फिर अगले साल फिर मुझे 1 मिलियन का फायदा हुआ, ठीक है, वो मैंने इसको बिजनेस में ही रख दिया, मैंने शेयर होल्डर को नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया। पहले साल 3 मिलियन थी, फिर फायदा हुआ 1 मिलियन का, उसको मैंने बिजनेस में ही रख दिया, तो रिटेन अर्निंग इंक्रीज हो गई, वो 4 मिलियन हो गई। फिर दोबारा मुझे फायदा हुआ, दोबारा मैंने बिजनेस में रख दिया, रिटेन अर्निंग इंक्रीज होगी, 5 मिलियन होगी। तो रिटेन अर्निंग इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, लेकिन अगर मैं रिटेन अर्निंग से पैसे आउट करूंगा तो वो डेबिट हो जाएगी। तो रिटेन अर्निंग की नेचर क्या है? रिटेन अर्निंग की नेचर क्रेडिट है। अगर वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और वो अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो इस वक्त आप मुझे बताइए, मैं रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करने जा रहा हूँ कि डिक्रीज करने जा रहा हूँ? क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ऑफ 10,000 फ्रॉम द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जब आपने बिजनेस स्टार्ट किए थे उस वक्त के एक्सपेंस है। अब उस वक्त के एक्सपेंस को मैंने राइट ऑफ करना है, खत्म करना है रिटेन अर्निंग से। तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी कि कम होगी? रिटेन अर्निंग ज्यादा उस वक्त होगी जब मैं उसमें प्रॉफिट को इन करूंगा। जब भी मेरे पास बिजनेस में ये प्रॉफिट कम होगा, जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, मैं रिटेन अर्निंग में जब प्रॉफिट डाल दूंगा तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी, क्रेडिट होगी। लेकिन अगर मैं रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल दूंगा तो वो डेबिट होगी। तो जब मैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ रिटेन अर्निंग से, तो वो ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। तो कम होगी, तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? डेबिट होगी। गुड। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी मेरी। तो सबसे पहले मैं डेबिट में लिखता हूँ, रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी। अब ये रिटेन अर्निंग को मैंने क्या किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैंने राइट ऑफ किया, राइट ऑफ किया, उसको खत्म किया, तो ये एक्सपेंस डेबिट है। तो उसको खत्म करूंगा तो डेफिनेटली ये क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं खत्म कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपको दिया हुआ है 10,000, तो ये आपके पास एंट्री होगी। ये बिल्कुल न्यू एंट्री थी, इसको हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया था, इसलिए इसको मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ। रिटेन अर्निंग आपका वो अकाउंट होता है जहां पे आप अपनी अर्निंग के पैसे साइड पे रखते हो, स्पेयर में रखते हो, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको नीड हो तो आप उसमें से यूज करो। ठीक है, तो जब भी आपके पास प्रॉफिट होता है, उसको अगर आप बिजनेस में दोबारा रिटेन कर लेते हो, बिजनेस में ही रख देते हो, आपकी रिटेन अर्निंग ज्यादा होती है। रिटेन अर्निंग जब ज्यादा होती है तो क्रेडिट होती है। रिटेन अर्निंग में से आप पैसे जब यूज करते हो, मतलब रिटेन अर्निंग में से आपने पैसे लेके उधार वापसी किया, रिटेन अर्निंग में से आपने पैसे लेके बिल्डिंग बनाई, रिटेन अर्निंग में आपने पैसे लेके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ किया, पैटर्स को, किसी भी चीज को राइट ऑफ किया, तो आपकी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। जब रिटेन अर्निंग कम होगी तो वो डेबिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आपने जब राइट ऑफ किया है, मतलब रिटेन अर्निंग को यूटिलाइज किया है, रिटेन अर्निंग को यूटिलाइज किया, रिटेन अर्निंग को यूज किया, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, रिटेन अर्निंग कम होगी तो डेबिट होगी। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड इन एडवांस 50,000 एंड सैलरीज एक्रूड आपके पास है 15,000। ये भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। सर अजानें हो रही हैं। चले बेटा, ये अजान हो रही, ये आपके पास कौन सी अजान हो रही है, ईशा की? यस। चले मैं ना 5 मिनट के लिए, जब तक अजान, क्योंकि टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है, इसके बाद आप अवेलेबल हैं ताकि मैं इसके फर्दर 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद फर्दर स्टार्ट करूँ? यस। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जैसे अजान कंप्लीट हो,
तो फर्दर मैं ना एक और आपके पास लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। इसको भी यहीं से कंटिन्यू करते हैं आप लोग। जी बड़ा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अच्छा, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। एंट्री नंबर 5, सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस आपके पास है 50,000 रुपये। इन एक्रूड सैलरीज आपके पास है 1.5 लाख रुपए। और ऊपर आपके पास जो सैलरी दी हुई है, सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है। अब देखिए ऊपर आपके पास जो सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, इसको जब हम देखें, मीन सैलरी इनिशियली जो रिकॉर्ड हुई है वो एज एक्सपेंसिव, ये एक अलग क्वेश्चन है। सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। एक्रूड सैलरीज वाला वो डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हमने डिफरेंट वे से करना है। जो सैलरी पेड इन एडवांस, इसमें हम लिख रहे हैं सैलरी इनिशियली रिकॉर्ड हुई है एक्सपेंस। तो आप मुझे वैसे ही डायरेक्ट बता दें कि डेबिट क्या होगा, इन क्रेडिट क्या होगा। इनिशियली सैलरी रिकॉर्ड हुई है एज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस डेबिट है, इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या होगा, प्रीपेड सैलरीज एक्सपेंस। गुड, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ 5A, प्रीपेड सैलरीज आपके पास डेबिट हो जाएगी एंड सैलरी एक्सपेंस आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो वहीं क्वेश्चन में जब आते हैं, ऊपर क्योंकि एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंस का मतलब होता है यूज। एडजस्टमेंट में जो अमाउंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे अनयूज का। अगर आपके पास एक्सपेंस दिया हुआ हो, इनिशियली एक्सपेंस दिया हुआ हो, तो हम अमाउंट लिखते हैं अनयूज का, ठीक है। तो सैलरी पेड इन एडवांस, अनयूज अमाउंट कितना दिया हुआ है, पेड इन एडवांस। एडवांस मतलब होता है प्रीपेड, और प्रीपेड का मतलब होता है अनयूज। तो फिर अनयूज का अमाउंट कितना है, 50,000। 50,000। सिंपल आपके पास आ गए दोनों में। पेड इन एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, और प्रीपेड का मतलब होता है अनयूज। तो अनयूज का अमाउंट हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये। 35 एक एंट्री होगी, प्रीपेड सैलरी डेबिट एंड सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट 50,000। ऊपर एक्सपेंस लिखा हुआ था, जब ऊपर एक्सपेंस लिखा हुआ हो तो हम अमाउंट जो है वो, एक्सपेंस का मतलब होता है यूज, जब ऊपर एक्सपेंस लिखा हुआ तो हम अमाउंट अनयूज का लिखते हैं। अनयूज मतलब होता है प्रीपेड, अनयूज मतलब होता है पेड इन एडवांस। तो ये तो इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है एक्रूड सैलरीज। एक्रूड की एंट्री आपको याद हो कि हमने एक्रूड की एंट्री किस तरह करनी है। एक्रूड की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट एंड पेबल क्रेडिट। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, एक्रूड वाले पार्ट की, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, गुड सैलरी पेबल क्रेडिट। गुड। तो 5B को इसको मैं कर लेता हूँ, सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। आप देखें इस एंट्री की दो पार्ट है। एक पार्ट में तो आपने देखना था इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है, वो इनिशियली एक्सपेंस था, और दूसरा पार्ट एक्रूड था। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, कोई इशू? नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है प्लांट शुड बी डिप्रिशिएटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। आप केवल रिड्यूसिंग बैलेंस, अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो या कुछ भी ना लिखा हुआ हो, हमने डायरेक्ट परसेंटेज जो भी आएगी उसकी एंट्री करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब एसेट की वैल्यू में से हम पहले उसका ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, बुक वैल्यू आएगी, उस बुक वैल्यू की परसेंटेज होगी। तो मैं यहाँ पे पहले तो लिख लेता हूँ
प्लांट ये हुआ है लेस accumulated depreciation अब बात आ जाएगी बुक वैल्यू। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज ले लेते हैं। प्लांट हमें कितना दिया हुआ है, एसेट है प्लांट, प्लांट की वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक, और इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी देखना है, वो देखें कहाँ पे है, ये हुआ है प्लांट, तो ये रहा, ठीक है, प्लांट आपके पास आ रहा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देखें प्लांट का लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, नॉट पेबल, अकाउंट पेपर, जनरल रिजर्व, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो मतलब जीरो हो गया, तो बुक वैल्यू सेम आ जाएगी। अब इसका हमें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 10% लिखना है, जीरो पॉइंट वन डिवाइड बाय 100 और ऊपर भी आ जाएगा। परसेंट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, अच्छा मल्टीप्लाई 10 का, ये आ गया 3 लाख। तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, डेबिट में क्या आएगा, प्लांट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ प्लांट प्लांट डेबिट मिलेगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट क्रेडिट। तो ये नंबर 6। देन आपके पास क्वेश्चन है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जी क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, में डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको मैं आपको यहाँ से दोबारा क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू कितनी दी हुई, 5 लाख, तो उसको मैं लिख दूंगा इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, कुछ पूछना है वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, कोई इशू है इसमें, नो सर। सर वो आईडी सेंड कर दियो, वो मुझे मैसेज कर रही है कि आईडी सेंड कर दियो, उसका ओपन नहीं हो रहा। वेट नहीं कर देते। आईडी सेंड कर दी इन द मीन टाइम, तो वो ज्वाइन करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन का टारगेट बनाया है, पेज नंबर 44।
पेज नंबर 44 ये हमारा जो क्वेश्चन है 2015 मार्च। ठीक है, इसको हम करते हैं। मार्च 2015 क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले लिखा हुआ है फिजिकल इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 7.5 मिलियन। फिजिकल इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट ऑफ 7.5 मिलियन। अब आप मुझे बताइए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, आपको मैं दोबारा मेन फाइल से दिखा दूं। जब आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो आपका होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो अब आप मुझे बताइए क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। Am I audible? ये से आवाज आ रही है? जी जी, ये देखें फर्स्ट एंट्री से मैंने कर दी। ये देखें फर्स्ट एंट्री थी फिजिकल इन्वेंट्री, आपको दी हुई है 7.5 मिलियन। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, फिजिकल इन्वेंट्री लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा हो, स्टॉक ऑफ गुड्स लिखा हुआ हो, तो इन तमाम सूत्रों में आपके पास एंट्री क्या होती है, आपके पास एंट्री होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में आपके पास डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा। इन्वेंट्री डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। तो आपके पास हो जाएगा इन्वेंट्री डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट पेबल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग। पेएबल, ठीक है, पेबल, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग। जब आपके पास वर्ड होंगे आपके पास अर्न बट येट नॉट पेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेबल। तो ये जब आपके पास एक्रूड एक्सपेंस हो तो इनकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट एंड एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। तो अब आप बताइए इस वाले क्वेश्चन में रेंट पेबल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। रेंट रेंट एक्सपेंस, डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। गुड। 6 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, आप इसकी एंट्री कर देंगे रेंट एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन लिख देता हूँ कि ये इसका वाला एडमिनिस्ट्रेशन कोई चार्ज होगा 6 लाख पे एंड रेंट पेबल। नेक्स्ट आपके पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। आप यहाँ पे लिखा हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इसको अब हमें चेक करना होगा ऊपर कि इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड हुआ है। अब अमाउंट को रहने दें, इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड हुआ है। आप मुझे डायरेक्ट बताइए डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा। ये इनिशियली प्रीपेड डेबिट था, आप बताइए डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा। जब आपके पास इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड हो, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट गुड,
और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। ठीक है, जब आपके पास इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड हो तो प्रीपेड प्रीपेड डेबिट होता है, उसको हमने क्रेडिट कर देना है एंड एक्सपेंस को डेबिट कर देना है। तो आपके पास इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड हुआ है, इस प्रीपेड को मैंने रिवर्स कर देना है, ये प्रीपेड डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा है एक्सपेंस डेबिट। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन का है डेबिट हो जाएगा एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हमें यहाँ पे जब अमाउंट की बात करनी है, अब अमाउंट को देखना है कि क्योंकि ये प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब होता है अनयूज, एडजस्टिंग में अमाउंट होगा यूज का। तो ऊपर प्रीपेड दिया हुआ 1250 और नीचे प्रीपेड दिया हुआ है 250। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दूं, जैसे दिया हुआ है प्रीपेड आपको ट्राई बैलेंस में दिया हुआ था और अभी आपका जो प्रीपेड एडजस्टिंग में क्लोजिंग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो पहले आपके पास प्रीपेड था 1.2 मिलियन और इस वक्त आपको प्रीपेड है 250 लाख। तो यूज कितना हो गया, यूज आपके पास कितना हुआ? आपके पास प्रीपेड था 12,50,000 1.25 मिलियन, उसमें से इस वक्त आपके पास जो प्रीपेड अभी मौजूद है वो आपके पास है 2.5 लाख रुपए। तो उसमें से कितना यूज हो गया? ये ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है, ये वाले जो ऊपर प्रीपेड दिया हुआ है ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, आपके पास 1.2 मिलियन था और एडजस्टिंग में आपको दिया हुआ है कि अभी आपके पास है 2.5 लाख रुपए है। तो आप मुझे बताइए यूज कितना होगा? 1 इन दोनों को क्या माइनस कर दो माइनस जी, तो यूज कितना हो गया? 1 मिलियन 10 लाख। ठीक है, यूज हो गया 1 मिलियन 10 लाख। आपके पास इनिशियली वो लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है अनयूज, तो मतलब आप अमाउंट लिखेंगे यूज का। ठीक है, इनिशियली लिखा हुआ है प्रीपेड, प्रीपेड में हम अमाउंट लिखते हैं यूज का। तो इस वक्त इस क्वेश्चन में हम अमाउंट कितना लिखेंगे? 1 मिलियन। 1 मिलियन। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 1 मिलियन 10 लाख। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा ये फिगर की वजह से कॉम्प्लिकेटेड था। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रीपेड, हमने डायरेक्ट लिख दिया प्रीपेड डेबिट, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। प्रीपेड लिखा हुआ है तो अमाउंट यूज कर लिखना है। ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी हुई थी 1.25 मिलियन, एडजस्टिंग में आपको वैल्यू दी हुई थी 250 लाख। आपने दोनों को माइनस किया कि पहले इतना प्रीपेड था और बाद में इतना प्रीपेड बचा तो बाकी यूज हो गया। गॉट इट? समझ में आया? इसको मैं फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नो सर, आ गया। ठीक है, अब नंबर 4 सैलरी पेबल। ठीक है, अब वर्ड आ गया है पेबल। अभी मैंने आपको कहा था आपके पास वर्ड हो एक्रूड, आपके पास वर्ड हो पेबल, आपके पास वर्ड हो आउटस्टैंडिंग, तो उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट एंड एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। अब आप बताइए क्या होगा? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। गुड, और ये आपके पास वैल्यू है 4 लाख रुपए। तो अगर आप देखें आपके पास पेपर आपके एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। अब आपके पास है डिप्रिसिएशन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डिप्रिसिएशन की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, डिप्रिसिएशन की डायरेक्ट वैल्यू दी है 2.3 मिलियन। तो क्या होगा?
depreciation expense debit, on depreciation expense debit and allowance for depreciation credit. Allowance for depreciation credit. नेक्स्ट आपके पास है लास्ट एंट्री है अलाउंस फॉर बैड डेट 3% ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब क्लोजिंग बैलेंस मैंने आपको कहा था कि जो भी वैल्यूज दी होती है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस ही होती है। तो अब अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस देखना है। मुझे भी बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिया हुआ है 5 मिलियन। तो इस 5 मिलियन का मैंने कितना निकालना है 5 मिलियन का मुझे 3% नहीं मिलेगा। तो पहले तो बताइए डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। डेबिट क्या होगा allowance for bad debt expense बैड डेट एक्सपेंस debit, अलाउंस फॉर बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट जो भी आप लिखते हैं क्रेडिट। credit और वैल्यू कितनी है 5,000 का 3% निकालेंगे। वैल्यू आपके पास कितनी थी 5 लाख 5 मिलियन 5 मिलियन का 3% 3 डिवाइड बाय 100 तो आपके पास ये 1.5 लाख रुपए आ गए। ठीक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में बताइए। एनी इशू। no ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन है 44। आई थिंक मैं चारों क्वेश्चन जो करने तो हो गए एक रहता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन विजिबल है नहीं होगी।
दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20165। आई थिंक ये नहीं हुआ है। नहीं हुआ। 20165 स्क्रीन विजिबल है आपको? यस और नो? यस सर, विजिबल है। अंजला जी बेटा, आपके पेपर सही हुए? जी सर, अच्छा हो गया। माशाल्लाह, गुड। अब आपके और कौन से पेपर्स हैं? सर BMSI का देना दिसंबर में ना। Okay, दिसंबर में यस सर। एलिजिबल होंगे ना इंशाल्लाह? जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसके अलावा आप कौन से पेपर की प्रिपरेशन करेंगे बीएमएसआई के अलावा? सर अभी तो एक ही, क्योंकि टाइम थोड़ा सा। अच्छा, आपके पास ओनली 1 मंथ या 1.5 मंथ है? यस सर। ये आपके पास है 2016 से। मतलब वैसे बेटा आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में ना भी आ रहे हो, क्योंकि इसमें हमने ना काफी चीजें इसके बैकग्राउंड में कर चुके हैं ना, वो आप जब टाइम हो तो देख लीजिएगा। अब आपके पास है ओके सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, 2016। ठीक है, इसमें आपको लिखा हुआ है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एसेंट ट्रेडर। सबसे पहले आपको दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हाईलाइटर को पता नहीं क्या हो रहा है जी, अभी नहीं चलेगा हाईलाइटर जी बेटा। क्लोजिंग इन्वेंट्री बताइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। फाइल को दोबारा ओपन करने की कोशिश। इन्वेंट्री डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मुझे मैं देख लेता हूँ कि ये आप यहाँ पे 3 जीरो लगाने की नहीं लगाने आपके क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे वेरियस टोटल दी हुई है, आपको यहाँ पे 3 जीरो नहीं लगाने। इन्वेंट्री आपको 6000 ही दी हुई है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एसेट ट्रेडर। यही वैल्यूज हैं और इसमें आपके पास 6000 है। नेक्स्ट आपके पास है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वर्क कैलकुलेटेड एट। इक्विपमेंट भी दिया हुआ है, बिल्डिंग भी दिया हुआ है, फिक्सचर एंड फर्नीचर भी दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और ये सारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो इनको अलग-अलग क्रेडिट कर देंगे। गुड, ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन वैसे काफी इजी है। डिप्रिसिएशन अपने की देख लेते हैं क्या है। इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है एंड फिक्सचर एंड फर्नीचर है। तो जो पहला वाला आपके पास हो जाएगा इक्विपमेंट, दूसरा आपके पास जो है बिल्डिंग, और तीसरा है fixture।
वैल्यूज यहाँ से देख लें 9750 8000 and 3400 9750 देन आपके पास है 8000 उसके बाद थी 3400 जी ये हो गया interest charge on long term liability amounted to 3000 इंटरेस्ट चार्ज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ली थी उसका नाम दिया हुआ था डिबेंचर ठीक है तो एक्रूड इंटरेस्ट है वर्ड लिखा हुआ है आपके पास एक्रूड ठीक है एक्रूड एक्सपेंसेस की एंट्री हमारे पास क्या होती है वर्ड आपके पास एक्रूड लिखा हुआ हो आपके पास एक्रूड लिखा हुआ हो आपके पास आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ हो या आपके पास पेबल लिखा हुआ हो एक्रूड लिखा हुआ हो आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ हो या पेबल लिखा हुआ हो आपके पास एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट एंड एक्सपेंस पेबल क्रेडिट तो अब आप बताइए यहाँ पे आपके पास एंट्री क्या होगी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट गुड इंटरेस्ट पेबल wonderful interest expense debit and interest payable credit उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अब बताइए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो उसके लिए मुझे कहाँ पे जाना होगा ट्रायल बैलेंस में जाना होगा और ट्रायल बैलेंस में देखूंगा कि इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है तो इंश्योरेंस को मैं ऊपर ट्रायल बैलेंस में से चेक करता हूँ ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस तो मैंने बगैर सोचे समझे क्या करना है ये प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट है तो उसको मैंने क्या कर देना है क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस सबसे पहले तो मैं ये काम कर लेता हूँ प्रीपेड को मैं क्रेडिट कर देता हूँ और इंश्योरेंस एक्सपेंस को मैं डेबिट कर देता हूँ इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट सबसे पहले तो ये काम हो गया अब हम वापसी यहाँ पे आते हैं ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हुआ होता है प्रीपेड का मतलब होता है अनयूज प्रीपेड में अनयूज मैंने एडजस्टिंग में अमाउंट लिखना है यूज का तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपको 11,000 दिया हुआ है और नीचे आपको दिया हुआ है अनएक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड मतलब ये होता है अनयूज 1,000 ठीक है तो प्रीपेड आपको ऊपर दिया हुआ है 11,000 प्रीपेड और नीचे आपको लिखा हुआ है प्रीपेड 1,000 तो आप मुझे बताइए यूज कितना हो गया 10,000 वंडरफुल ठीक है आपके पास एंट्री हो जाएगी 10,000 ठीक है गुड ये एंट्री जो है ना जो न्यू है मैंने आपको कहा था मैं इसको अलग से भी करवाऊंगा इंशाल्लाह आज तो टाइम खत्म हुआ इंशाल्लाह कल शायद करवा दूं एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अंडर एजिंग मेथड show that debt amounting to 225 were not recoverable and were to be written off 225 रुपए जिसकी आपने प्रोविजन बनाई थी प्रोविजन का मतलब होता है आप गेस करते हैं शायद आपको ये पैसे ना मिले प्रोविजन आप एक प्रोविजन करते हैं आप गेस करते हैं आप एस्टिमेट करते हैं कि शायद आपको 225 ना मिले तो आपने एक प्रोविजन बनाया था कि शायद आपको 225 रुपीस ना मिले अब आप 100% श्योर हो चुके हैं कि अब आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं
तो आपने इनको राइट ऑफ कर दिया, आपने इनको माफ कर दिया, आपने इनको खत्म कर दिया, आपने अपनी बुक में से इसको राइट ऑफ कर देना है, इसको खत्म कर देना है। अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल जब इंक्रीज होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, और जब आपके पास एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। एसेट जब आपके पास इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, और एसेट जब आपके पास डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल जब आप इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जब अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल आप जो पैसे मिलने थे अब नहीं मिलेंगे, आपने अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ कर देना है, आपने अकाउंट रिसीवेबल को रिटर्न ऑफ कर देना है, बुक में से उसको खत्म कर देना है। तो हम ये बताइए अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, मतलब वो पैसे मिलेंगे नहीं, उसको खत्म कर देना है, उसको माइनस कर देना है, उसको बुक में से हटा देना है, मिटा देना है, खत्म कर देना है। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, और एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। जब यहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल को खत्म करने जा रहे हैं, तो आपकी बुक में से अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। वैल्यू कितनी दी हुई? 225 है, 225। आपने एक प्रोविजन बनाई थी, प्रोविजन की नेचर लायबिलिटी की तरह क्रेडिट होती है। आपने प्रोविजन बनाई थी 225 रुपए आपको नहीं मिलेंगे शायद। अब वो प्रोविजन ही खत्म हो जाएगी, आप राइट ऑफ कर रहे हैं तो प्रोविजन रिड्यूस हो जाएगी, प्रोविजन खत्म हो जाएगी। प्रोविजन जो आपने 225 क्रेडिट की थी उसको भी आपने राइट ऑफ कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोविजन डेबिट हो जाएगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आपके पास डेबिट हो जाएगी 225। इस चैप्टर को मैं डिटेल से अलग से भी आपको करवाऊंगा, अभी एंट्रीज आ गई तो मैं आपको करवा रहा हूँ। आप प्रोविजन बनाते हैं, जिस वक्त आप प्रोविजन बनाते हैं उसकी एंट्री कुछ इस तरह होती है। बैड डेट एक्सपेंस आपके पास डेबिट होता है, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट होती है। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आप गेस करते हैं कि शायद आपको ये पैसे ना मिले, तो उस वक्त एंट्री होती है, प्रोविजन क्रेडिट होती है। लेकिन इस वक्त इस प्रोविजन को मैंने खत्म करना है, तो डेफिनेटली जब इसको खत्म करना है, ये क्रेडिट होती है, तो उसको मैं उलट कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। अब खत्म क्यों करना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अंडर द एजिंग मेथड शो दैट डेट्स अमाउंटिंग टू 225 वर नॉट रिकवरेबल, ये आपको मिलेंगे ही नहीं। इन वर टू बी रिटर्न ऑफ, इसको मैंने रिटर्न ऑफ कर देना है, इसको मैंने खत्म कर देना है, इसको अपने बुक में लिखना ही नहीं है। तो अकाउंट रिसीवेबल आपको नहीं मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आया, इसका अलग से चैप्टर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें क्या हुआ। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब लास्ट एंट्री है, लेकिन अगर आपको ये समझ में ना भी आए तो उसको डिटेल से इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, प्रोविजन को बिल्कुल डिटेल से। ऑफिस सप्लाईज बैलेंस वर एंड, आपके हाथों में ऑफिस सप्लाईज रखी हुई 600। ऊपर आपको ऑफिस सप्लाईज को देखना होगा कि ऑफिस सप्लाईज आपने क्या लिखा है। बट इनिशियली आपने इसको एसेट लिखा है कि एक्सपेंस लिखा है, पहले तो ये बताइए, इनिशियली एसेट है कि एक्सपेंस है? सिर्फ ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ, इसके साथ वर्ड एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, तो इनिशियली एसेट है, तो ये ऑफिस सप्लाईज को आपने रिवर्स कर लेना है, आपके पास हो जाएगा office supplies expense debit and office supplies credit। अब आपके पास कितनी थी ऑफिस सप्लाईज? आपके पास थी 1950, उसमें से आपके पास 600 हाथों में है, तो 1950 में से 600 आपके पास है, तो यूज कितनी हो गई? 1350,
1350 ये आपका यूज हो गया। टाइम खत्म हो रहा है जैसे मैंने स्पीड से कर दिया। ऑफिस सप्लाईज स्पेंड डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट।